हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच क्लैट पॉइंट ने अपना शुरू कर दिया है। दिस इज़ रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 50+ 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है। भाई और क्या चाहिए 21,999 रुपीज़ में। और अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन हमारा विजेता बैच है 32,999 का ये कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स है। और अगर आप सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो मैजिक बॉक्स आप हमारा मंगा सकते हैं जो कि 5499 रुपीज़ का है। इसके अलावा क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनको भी हमारे ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड सभी कोर्सेज की डेमो क्लासेस, 4 से 5 डेमो क्लासेस हर कोर्स की अवेलेबल है। उस कोर्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पहले डेमो देखिए, क्वालिटी चेक करिए, देन गेट योरसेल्फ इनरोल्ड। बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ की। फ्रंट पेज द हिंदू में आया हुआ है, इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो, सुप्रीम कोर्ट। देखो हुआ क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ना सीधे सीधे गवर्नमेंट को लगा रही है फटकार। और सिर्फ इस मामले में नहीं, आज का फ्रंट पेज पूरा उठा लो, गवर्नमेंट को बिल्कुल आड़े हाथ लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जस्टिस के एम जोसेफ साहब ने कुछ कहा है, जैसे कि इन्होंने कहा है, आर यू सेइंग द स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट इन कोर्ट। मतलब डॉक्यूमेंट मांगा है ना भाई आपने, क्यों छोड़ा है बिल्किस वाले मामले में जो 11 लोग कन्विक्ट थे। बिल्किस केस क्या है वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं उसको अटैच कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। क्योंकि ये न्यूज़ ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो अभी ये केस गया हुआ है इसका क्या नाम था, बिल्किस बानो केस क्या है, क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ, कौन है ये 11 कन्विक्ट, सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो जरूरी है, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जिन्होंने पहले देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो इसी वीडियो के एंड में देख लेना। इसके बाद फ्रंट पेज पे और भी न्यूज है, जैसे कि सेम सेक्स यूनियन, सुप्रीम कोर्ट टू सी इफ स्पेशल मैरिज एक्ट कैन बी डीम्ड जेंडर न्यूट्रल। देखो यार, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितना भी मैटर चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फेवर करेगी सेम सेक्स मैरिज को, और गवर्नमेंट जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ही बात जो है वो यही कह रही है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो होना चाहिए। अब आज आप लोगों से ना मैं कोई इसका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चों का ना इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है। क्या लगता है आपको कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है इसके लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या कोई भी एक्ट या कुछ भी आ जाए जिसके थ्रू ये सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। लॉ स्टूडेंट बनने वाले हो, आप लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। आधे बन ही चुके हो तैयारी करते करते, बचे हुए कॉलेज में जाके बनोगे, तो भाई इसका मुझे बिल्कुल का बिल्कुल सभी का जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे फिर से एक और न्यूज़ है आज ही के पेपर में, लीव डिसीजन ऑन सेम सेक्स यूनियन टू पार्लियामेंट सेज गवर्नमेंट। बट जो हमारी जो बेंच है जजेस की, वो इस चीज़ को लेकर अग्री नहीं कर रही है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन ये भी है कि भाई इस केस का नाम बताओ जो अभी कोर्ट में है। वैसे मैंने ये केस का नाम आपको बता दिया है पहले ही, कल भी डिस्कस किया था, उससे पहले के सेशन में भी किया था। बट अभी जो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर मर्ज कर लिए हैं सेम सेक्स मैरिज के, इस केस का नाम क्या रखा जा रहा है, और जो 5 जजेस की बेंच है वो एक बार देख लेना कौन कौन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फिर से गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑन अतीक अहमद किलिंग। आपको पता है यूपी में क्या हुआ, एक वीडियो इतनी सारी देख ली होगी। तो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर पिटीशन ऑन इट कि भाई इस पे इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाले पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है, ये थोड़ा समझ लो, एग्जाम में क्या पता पूछ लें। नागालैंड म्युनिसिपल टाइट रोप, क्या हुआ है देखो, नागालैंड की जो सरकार है उन्होंने क्या किया, नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2001 को रिपील कर दिया। रिपील क्यों किया, क्योंकि इसमें 33% सीट जो है ना वुमेन को रिजर्व्ड है। नागालैंड का ये कहना है कि भैया हम तो एग्जेम्प्टेड हैं, हम तो आर्टिकल 371A के थ्रू जो है हमें तो ये स्पेशल प्रोविजन ग्रांटेड है ना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो हम नहीं मानते इसको। और ये 33% रिजर्वेशन सीट्स वुमेन के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन थे म्युनिसिपल के, स्टेट कमीशन ने डेट वेट अनाउंस करी थी, जिसको लेके काफी सारा ये बवाल हो गया। आपको समझ में आ गया क्या हुआ है, 33% रिजर्वेशन था अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2001, उसको रिपील कर दिया है नागालैंड की सरकार ने। क्या रीजनिंग दी है कि जो आर्टिकल 371A ऑफ हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि भाई उसके थ्रू हमने किया है। अब देखते हैं इस पे क्या होता है, कोर्ट में तो मैटर जाएगा ही, लेट्स सी क्या होगा। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट अंडर मनरेगा एक्सटेंडेड टिल जून 30।
क्या है कि आधार के सबमिट करके ही पेमेंट मिलेगा। ये क्यों किया जा रहा है? देखो नरेगा जो स्कीम है ना, चाहे आप यूपीए की सरकार ले लो चाहे अभी की ले लो, नरेगा स्कीम बहुत अच्छी थी, बट इसमें बहुत करप्शन है। गाँवों में ना ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि फेक जैसे क्या होता है, जो हेड होते हैं, प्रधान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं 50 लोगों का जबरदस्ती नाम लिखा दिया। अब पहले क्या होता था, सीधे कैश ट्रांसफर होता था, सीधे मतलब उनको सामने कैश दिया जाता था, आज से कुछ साल पहले तक, तब तो उसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली होती थी। फिर क्या हुआ कि नहीं यार बैंक अकाउंट खुलवाओ, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालेंगे, तो उसमें भी क्या हुआ कि भाई उन्होंने अपने मन से गांव के जो बिल्कुल भोले भाले लोग हैं उनके अकाउंट उसमें लिखवा दिए, उनके अकाउंट में पैसा आया और पैसा खुद निकाल लिया, ये भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ सरकार ने कोशिश करी है, अब आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट यहाँ पे लाए हैं इसी को रोकने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नरेगा स्कीम क्या है ये मैंने कवर किया हुआ है। कब किया हुआ है? 31 जनवरी का जो सेशन है उसमें कवर किया था। आप क्लैट पॉइंट के कोई भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नरेगा स्कीम में सर्च करनी है तो नरेगा क्लैट पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल दो मैं उस वीडियो को यहीं अटैच कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दोनों टॉपिक बिल्किस और नरेगा देख लेना, नोट्स बना रखे हैं, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं बनाए तो बना लेना, ठीक है। चलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आंसर मी जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर। सारी डिटेल आपको इस कोर्स की वहां मिल जाएगी। देखिए आज का जो पहला आर्टिकल है ना, वो गाइस बात करता है किसके बारे में? नरेगा स्कीम के बारे में। आर्टिकल क्या हुआ देखो, कल इस पे एडिटोरियल भी था, प्लस आज एक न्यूज भी आई है। तो कल इतना इंपॉर्टेंट कुछ लगा नहीं था, लेकिन आज कुछ चीजें आई हैं जिसको कवर करते हुए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निकल के आता है, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है इन नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटीज द वर्कर्स एंड हर ड्यूज। क्या आर्टिकल है? इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट पे आने से पहले ना थोड़ा सा नरेगा स्कीम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आएंगे कि क्या कंटेक्स्ट था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते थे, जिसको ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आज की डेट में सिर्फ नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है जो 25 अगस्त 2005 को आया था। देखो एक चीज और बता दूं मैं कि हर बार 25 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम, नरेगा स्कीम, ठीक है। तो ये डेट आप ध्यान रखना कब आया था, अगस्त 25 2005 को। ये क्या स्कीम है, क्या ये करने की कोशिश करती है? तो लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ये देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क मतलब क्या होता है? देखो स्किल्ड वर्क क्या होता है गाइस, स्किल्ड वर्क में आपको कोई पर्टिकुलर स्किल होती है, जैसे मेरे पास टीचिंग की स्किल है, किसी के पास कोई काम करने की स्किल है, तो वो स्किल जिसके पास ना हो, जो कि लोग अनस्किल हों, तो उन नॉर्मल इंसानों के लिए 100 दिन का मिनिमम गारंटी का वर्क जो है ये स्कीम आपकी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, ठीक है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मॉनिटरिंग एंटायर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्ट है, मेन इसका पर्पस क्या है? देखो आप सिंपल सी एक बात समझो, आपको पहली बार इस स्कीम को सुन के ये फील हो रहा होगा कि इस स्कीम का पर्पस है गरीबों की मदद करना, उनके पास पैसा पहुंचाना। तो उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये है कि भाई अगर गरीब इंसान जो है उसके पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में पैसा खर्च करेगा और इससे आपकी इकोनॉमी भी जो है वो बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव है, ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द कंट्री। रफली इसमें एक ये भी क्राइटेरिया है कि 1/3 जो है टोटल वर्कफोर्स का मस्ट बी वुमेन। अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड सबमिट देयर नेम, एज, एड्रेस विथ फोटो ऑफ अपना नाम, पता, ये सारी चीजें जो है ग्राम पंचायत को सबमिट करते हैं। ग्राम पंचायत रजिस्टर करता है उन हाउस होल्ड को आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एंड इश्यूज ए जॉब कार्ड, ठीक है। जॉब कार्ड के बाद आप मिनिमम लगातार 14 दिन काम कर सकते हो। रेडियस 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम मिलना चाहिए। अगर उससे दूर आपको भेजा जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा वेज मिलेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसकी जो आपको याद होनी चाहिए। अगर कल को इस पे पैराग्राफ आता है करंट अफेयर में तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किलोमीटर वाला ये क्या है, ये चीज, ठीक है। तो 5 किलोमीटर होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेज पे किया जाएगा।
अभी क्या कंसर्न है, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह देखा गया है कि नरेगा स्कीम के जो फंड्स हैं ना, ये जो हमारे देश के डेवलप स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुअर स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। अब यही तो चिंता का विषय है। जो पुअर स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, तो वहां पे तो इस स्कीम को और ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहिए कि जो वहां के लोग हैं उनकी मदद हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि जो हमारे देश के डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो बेटर तरीके से इस स्कीम का यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द आपका जो पुअर स्टेट है। तो अभी सरकार ने ना रिपोर्ट मांगी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ बात थी। वैसे देखो नरेगा स्कीम में ना देयर आर सर्टेन इश्यूज। सबसे पहला जो एक इशू आता है ना वो आता है वेज पेमेंट का। अभी क्या होता है ना, देखो किसी बंदे ने काम किया तो उसके बाद उस काम के लिए उसको 7-8 लोगों से साइन कराना पड़ता है, उसके बाद उसका वेज उसको मिलता है, वो भी बहुत डिले हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो इसमें स्टेट एंड सेंटर मिलके पैसा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,191 18,191 करोड़ की लाइबिलिटी है अभी भी 24 स्टेट्स को देनी इस स्कीम के अंडर में। तो सबसे पहली चीज तो इस स्कीम को थोड़ा सुधारने के लिए ना ये जो पेमेंट सिस्टम है ये सही करना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट आपको पता पड़ा, दिस इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जिसके वजह से अभी हम नरेगा स्कीम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक जगह है गुजरात की दाहोद, वहां की ये रहने वाली थी, इनका नाम है बिल्किस बानो और अपने हस्बैंड के साथ ये वहां पर रहती थी। 24 फरवरी 2002 को ईद मनाने के लिए ये दाहोद से एक जगह है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ दाहोद से आप यहां कहीं मान लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट दाहोद से यहां की एक जगह है जिसका नाम है सिंगवाद। यहां पे ये अपने घर मतलब जहां पे इनका पैतृक निवास था वहां पे पहुंचती हैं ईद मनाने के लिए। आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2002 को ईद था और 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से काफी सारे कर सेवक अहमदाबाद के लिए ट्रेन से लौट रहे थे, जिसमें आपको गोधरा वाला इंसिडेंट पता है कि S6 जो कोच था उसमें आग लगा दी गई थी और काफी सारे हिंदू लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, जस्ट 27 फेब के बाद नेक्स्ट डे 28 फेब को पूरे गुजरात में रियोट्स फैल गए और ये रियोट जो है ये सिंगवड तक भी पहुंच गए। देखिए गुजरात में ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाल था, कहीं पे मैसिव लेवल पे वायलेंस हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। सिंगवाड़ जो जगह है ना यहां पे बहुत ही मैसिव लेवल पे हालात बिगड़ गए, वायलेंस होने लगा और उसके बाद सिंगवाड़ के लोगों ने अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करके अगल बगल की जगहों पे भागने की कोशिश करी। इसी तरीके से बिल्किस बानो ने भी अपने परिवार को 3 भागों में बांट के अलग अलग ग्रुप्स में भागने की कोशिश करी, जिसमें बिल्किस बानो के साथ उनकी मदर, उनकी 3.5 साल की बेटी और वो और कुछ और लोग भी थे। गुजरात रियोट के समय काफी सारी सिचुएशन खराब थी, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन एंड एवरीथिंग इस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा था कि चीजों को रोक सके। तो ये इस वजह से लोगों ने खुद भाग के अपने आप को बचाव करने की कोशिश करी। हुआ ये कि देखिए जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले कुछ दिन तो गुजरात के एक्स एमएलए थे जिनका नाम था डावर, ठीक है, इनके यहां पे ये लोग छुप के रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये लोग यहां से भागते हैं और जब कुछ दिन इनके यहां पे शरण लेते हैं, फिर इनको लगता है कि यहां पे भी चीजें सेफ नहीं है, तो ये लोकल जो है एक आदिवासी कम्युनिटी इनके गांव के पास में रहती थी, उनके पास जाके अपनी शरण लेते हैं। और इन लोगों में मतलब जो इनका ग्रुप था, बिल्किस बानो का, इनकी मदर का, इनकी 3.5 साल की बेटी का और जो 13-14 लोग और भी इनके साथ थे, उन लोगों ने उनकी वेशभूषा को अपना लिया होता है और ड्रेस चेंज कर लेते हैं जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना पाए। फिर होता यह है कि सारा चीजें चल रहा था, उसी के बाद कुछ दिन के अंदर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देखने को मिलता है कि 3 मार्च डेट जो है ना वो है 3 मार्च 3 मार्च 2002। आप टाइमलाइन सारी देखते हुए चलिएगा। 3 मार्च 2002 को कुछ लोग जीप से उस एरिया में आते हैं जहां पे ये लोग आदिवासी की तरह रह रहे होते हैं। बिल्किस बानो उन लोगों को बचपन से जानती हैं क्योंकि ये इनके नेटिव प्लेस के लोग थे, इनके गांव में बचपन से इन लोगों के साथ रहते थे, वही लोग वहां पे आते हैं। और उसके बाद ये बताया जाता है कि 11 लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया, इनकी मदर का रेप किया
और 3.5 साल की बेटी जो है इनकी उसको मार डाला। देखो जो 16 लोग थे ना उसमें से काफी सारे लोग भाग भी गए थे, जो अलग अलग ग्रुप में इनका परिवार डिवाइड हुआ था उसमें से एक ग्रुप में ये भी थी, तो जो इनका वाला ग्रुप था उसमें से काफी सारे लोग भाग गए थे। पर बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, इनकी मदर ओल्ड एज में थी, इसलिए ये लोग नहीं भाग पाए और ये उनके पकड़ में आ गए। जिसके बाद इन 11 लोगों ने यह आरोप लगा कि बिल्किस बानो का और उनकी मदर का रेप किया है और इनके 3.5 साल की बेटी को मार दिया है। देखो जो लोग आए थे ना उनको ये लगा कि बिल्किस बानो जो हैं वो मर चुकी हैं और वो उनको वैसा का वैसा छोड़ के चले गए, लेकिन बिल्किस बानो की मृत्यु नहीं होती है। 3 से 4 घंटे बाद जब इनको कॉन्शियस होती हैं, होश आता है, तो जो आदिवासी कम्युनिटी वहां पे थी उन्हीं से ये ड्रेस लेके पहनती हैं, कपड़े लेके पहनती हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पे उनको एक होमगार्ड दिखते हैं सॉरी गाइस, इनको वहां पे एक होमगार्ड दिखते हैं और ये सारा मैटर उन होमगार्ड को बताती हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए जब सारी चीजें हो जाती हैं, उन होमगार्ड तक बात पहुंचती है, तो नियरेस्ट जो पुलिस थाना था ना उसका नाम था लिम्बखेड़ा। देखो स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, हिंदी में उसका जगह का नाम था लिम्बखेड़ा। लिम्बखेड़ा के अंदर जो पुलिस उस समय इंचार्ज रहते हैं उनका नाम था सोम सिंह। क्या नाम था? सोम सिंह। देखो बात ये पता पड़ती है कि बिल्किस बानो ने जो अपना बयान रख दिया था, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इन्होंने जब बयान दिया ना तो सोम सिंह ने उस बयान को एज इट इज नहीं लिखा, कंप्लेन को एज इट इज नहीं लिखा, उस कंप्लेन को मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल्किस बानो उनको जानती थी जिन्होंने इनके साथ रेप किया था, इन्होंने बकायदा उनका नाम बताया, लेकिन सोम सिंह ने इस पूरे इंसिडेंट को भीड़ के एक हमले को बदलने की कोशिश करी और इन्होंने एक भी बंदे का नाम नहीं लिखा जिनका नाम बिल्किस बानो जी ने बताया था। फिर यहां से सारा मैटर आगे बढ़ता है और उसके बाद जब आपकी बिल्किस बानो जी को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है? इकबाल रिलीफ कैंप में। देखो आप ना इस कहानी को सुन के ना बहुत सारे लोगों को आज लगेगा कि क्या है सिस्टम, क्या हो रहा है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी किसी एक पक्ष को सपोर्ट मत किया करो, कब आपका हमारा नंबर लग जाए पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत बायस अपने आप को नहीं रखना है, जहां पे जो गलत है उसको गलत बोलने से रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा के सपोर्टर हो। ये एक चीज है, मेरा लेसन है आप लोगों के लिए, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट नंबर कब आपका हमारा हो सकता है। तो फिर जानते हैं इकबाल रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो जी पहुंचती हैं। वहां पे क्या होता है कि देखिए काफी सारे लोग जिन्होंने इकबाल रिलीफ कैंप को सेटअप किया था वहां पे भी अपनी बातें सबको बताती हैं, मैटर वहां पे एनजीओ तक जाता है और इसके बाद एनजीओ जो है ना इस मैटर को पूरा नेशनल लेवल पे उठा देता है। काफी सारे एनजीओ के सपोर्ट से मैटर नेशनल लेवल पे चला जाता है। फिर इसके बाद देखिए कोर्ट केस में, गुजरात कोर्ट में केस फाइल होता है, तो बिल्किस बानो जी को काफी सारी धमकी आती है कि अपना केस वापस ले लो, जिसके चलते हुए बिल्किस बानो जी अपील करती हैं कोर्ट से कि मेरा केस जो है वो ट्रांसफर कर दो। तो गुजरात से इनका केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? मुंबई। ठीक है, मुंबई की कोर्ट में इनके केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारा मैटर यहां तक समझ में आता है। इसके बाद देखो देखने में यह मिलता है कि जब मुंबई के कोर्ट में मैटर होता है, इसके बाद चीजें जब फैसला आने के समय आता है तो उसमें इन सारे बंदों को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। जनवरी 2008 में इन सभी को, जो 11 लोग थे, इन 11 लोगों में मैं आपको बता दूं, पुलिस, जो सोम सिंह थे, डॉक्टर मिले हुए थे और जो लोग इसमें जिनका जिनका नाम आया था वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को उम्र कैद की सजा मिल जाती है बाय बॉम्बे का जो ये कोर्ट था जनवरी 2008 के अंदर। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बिल्कुल एज इट इज आगे बढ़ा देता है, लेकिन इस मतलब वो भी सही ठहराता है इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को। लेकिन इन सभी के बीच में ना एक कहानी है। कहानी ये है कि जब ये मामला एनजीओ तक पहुंचता है ना, तो जो एनजीओ होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। कहां करता है? अभी इससे थोड़ा पहले वाला चैप्टर पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो ने बहुत बार केस फाइल करने की कोशिश करी, पुलिस तक रीच करने की कोशिश करी, पर चीजें हो नहीं रही थी। तो जब ये एनजीओ में थी ना, जब ये मैटर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, तो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इसके पीछे लगा दी। और जब सीबीआई इसके पीछे लगाई ना,
तब बहुत सारी चीजें सामने आई, जैसे कि सबसे पहले सीबीआई की रिपोर्ट में ये बात है, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समराइज फॉर्म में बता रहा हूं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बात रखी कि सोम सिंह ने मक्कारी करी है, उनको जो बात बताई गई थी उन्होंने वो नहीं लिखा है। दूसरी चीज ये पुष्टि हुई कि हाँ रेप हुआ है, एग्जैक्ट रेप हुआ है, और उनके बॉडी पे काफी सारी इंजरी भी थी बिल्किस बानो जी की। सीबीआई की एक रिपोर्ट में ये भी आया कि जो समय की पुलिस थी उन्होंने काफी सारे बॉडी को छेड़छाड़ करके मैटर को दबाने की कोशिश करी थी। 3.5 साल की इनकी बेटी की बॉडी गायब करने की कोशिश करी थी, जबकि इनकी बेटी 3.5 साल की जो थी उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीजें जब सबूत सामने आया, उसके बाद मैटर आपका जो है बॉम्बे कोर्ट में गया, और सीबीआई ने एक चीज और बोली थी कि पुलिस ने ना अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी थी कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब भीड़ के द्वारा किया गया था। बाद में सीबीआई ने जब जांच किया ना तब पता पड़ा कि पुलिस ने जो टाइमिंग लिखी थी ना वो भी गलत लिखी थी, बहुत बड़ा लेवल पे पूरा का पूरा फेक चीज बनाई गई थी। तो यहां पे भी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि एक महिला जो इतना कुछ फेस कर रही थी उसके साथ कितने बड़ा मैसिव लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही थी, और इसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व था। प्रशासन मतलब उस समय जो वो पुलिस थे, सोम सिंह, जो डॉक्टर जिन्होंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट में चीजें खारिज कर दी कि कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और पूरा मैटर को भीड़ का एक गुस्से की तरह बता दिया गया। अब यहां से फिर वापस पहले वाले मामले पे आ जाते हैं कि मामला जब है, जब सीबीआई ने पूरा इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, चीजें हुई, तो भाई साफ साफ चीजें ये हुई कि मामला जो है आपका मुंबई हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया, सॉरी मुंबई हाईकोर्ट कह रहा हूं, मुंबई की जो कोर्ट था जहां पे केस फाइल था, कि भाई ये सभी लोग दोषी हैं और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके अगेंस्ट में इन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया, वहां भी हाईकोर्ट ने कहा इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। अब आप ये समझ लो कि देश की 3 कोर्टें, 3 लेवल की कोर्टें क्या गलत बात बोलेगी, मतलब बिल्किस बानो जी के साथ गलत हुआ था, उसको छुपाने की कोशिश करी गई थी। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था बाद में, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था ये देख लेते हैं, ठीक है। ये मामला न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 15 अगस्त 2022 को, कब, 15 अगस्त 2022 को इन 11 कन्विक्ट्स को बरी कर दिया गया, जबकि इनको क्या मिला था, उम्र कैद की सजा मिली थी। तो पहले तो किस लॉ के तहत ये चीज होती है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 72 एंड आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 161, ठीक है, हाँ यही है। ये दोनों आर्टिकल जो है ना, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देता है कि वो जरूरत पड़ने पे किसी को फैसला, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, उसको रिहा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इन आर्टिकल का यूज नहीं हुआ था। यहां पे किन आर्टिकल का यूज हुआ था, देखो सीआरपीसी का सेक्शन 432 है, क्या है सीआरपीसी का सेक्शन, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक कलर की वजह से, सेक्शन 432 ऑफ कहां का, सीआरपीसी का। तो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो नीड पड़ने के ऊपर लोगों की सजा को कम कर सकते हैं। आप बहुत बार देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट डे होता है या किसी बड़े लीडर का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो काफी सारे कैदियों को रिहा किया जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पे क्या हुआ था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सेक्शन 432 सीआरपीसी ये पावर तो देता है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने कौन से लॉ का यहां पे यूज किया था, तो देयर इज अ लॉ बाय द नेम ऑफ गुजरात माफी लॉ, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुजरात माफी कानून। तो ये जो कानून था इसका यूज करके गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को रिहा किया था। देखो क्वेश्चन ये उठा कि गुजरात सरकार के पास तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट होगी जिनको कि जो लोग बड़े बड़े मामलों में सजाए काट रहे होंगे, तो सिर्फ इन 11 लोगों को ही क्यों रिहा किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि देखो गुजरात माफी जो लॉ था ना, ये एक बार अमेंड हुआ था। एक्चुअली ये जो कानून है आपका ये 1992 का है। कब का है, 1992 का, जिसको 2004 में अमेंड भी किया गया था।
तो 2004 में क्या किया गया था कि भाई किसी ने 2 साल से ज्यादा की अगर कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो इस कानून का 2 साल नहीं, किसी ने 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मारा है तो उसको जो है इस कानून के तहत बरी नहीं किया जा सकता। प्लस कोई रेपिस्ट है तो उसको भी नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे कि गुजरात सरकार से पूछा गया कि भाई आपने फिर इस कानून के तहत इनको कैसे बरी कर दिया, जबकि ये कानून तो इस चीज को अलाउ ही नहीं करता है। यहां पे देखो ये चीज करेक्ट कर लेना, 2014 में अमेंडमेंट हुआ था, नॉट 2004। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ था गुजरात माफी लॉ का, जो कि 1992 का लॉ है, उसको 2014 में अमेंड किया गया था, जिसमें काफी सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर दी थी कि दो से ज्यादा मर्डर किसी ने किया या कोई रेपिस्ट है तो उसको इस कानून के तहत माफी नहीं मिल सकती है। अब गुजरात सरकार से यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने कैसे माफी दे दी, अगर इस कानून के तहत माफी नहीं दी जा सकती तो आपने माफी कैसे दे दी। तो गुजरात सरकार ने बोला कि देखो ये जो बिल्किस बानो जी का मामला था ना, ये 2014 से पहले में था, तो यहां पे ना 1992 वाला कानून लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, और इसी के तहत हमने इनको बरी कर दिया। क्लियर हुई ये बात? किसी को दिक्कत है इतने में, कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक है, इस कानून का नाम है गुजरात माफी नीति, ठीक है, गुजरात माफी लॉ। अब 1992 का कानून था, 2014 में अमेंड किया, जिसके तहत इन 11 कन्विक्ट्स को यहां पे रिहा कर दिया गया। क्वेश्चन ये उठा गुजरात सरकार से कि आपने सिर्फ इन 11 ही कन्विक्ट्स को क्यों बरी किया, आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे। और जो ये 11 कन्विक्ट जब बरी हुए थे ना, तो आपको देखने में आया होगा काफी सारे पिक्चर सोशल मीडिया पे कि इनका इनके गांवों में फूलों से स्वागत हुआ है, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके ये लोग लौटे हैं। तो ये वाली चीजें थी। इसमें देखो एक मामला और फंसा था। मामला क्या फंसा था? जब गुजरात सरकार ना माफी देने वाली थी इन 11 लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था कि मैटर तो मुंबई की कोर्ट ने सुना है, तो गुजरात सरकार के पास ये पावर कहां से आई कि वो डिसाइड करेगी कि इनको छोड़ा जा सकता है अपने स्टेट लॉ के अंडर में। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो मैटर तो गुजरात में हुआ था, तो ये पावर तो गुजरात सरकार के पास ही है। अब इन सब के बाद क्या हुआ, देखिए इनकी लॉयर है, उनका नाम है शोभा, सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही फेमस लॉयर है शोभा गुप्ता। तो वो इनकी लॉयर थी और उन्होंने ना पीआईएल फाइल करने की कही थी, और वो पीआईएल फाइल कर भी दी थी, जिसके वजह से अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज ही की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है गुजरात गवर्नमेंट को, सेंटर को, कि बिल्किस बानो केस में आपने किस तरीके से प्रीमैच्योरली 11 मैन का सेंटेंस को कम कर दिया है जो कि गैंग रेप एंड मर्डर में फंसे थे। अब ये न्यूज, ये पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मतलब बिल्कुल गुस्से वाला ही अंदर से आ रहा होगा। और आज का सेशन लेट भी इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए ना, मुझे कहानी पता थी, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे काफी कुछ इसमें लिखना पड़ा, पढ़ना पड़ा। तब मैंने कहा कि आपके साथ जब लेंगे वीडियो तो सब कुछ कवर करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक औरत जो है वो अपने गांव गई थी ईद मनाने के लिए, उसको उसी के गांव के नेटिव लोगों ने गैंगरेप किया, उनका किया, उनकी मदर का किया जो कि ओल्ड एज में थी, 3.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके बाद पुलिस ने, डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश करी, कोई केस लिखने को तैयार नहीं था। एनजीओ के थ्रू मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीबीआई लगाई, तब जाके फिर इनके केस को सुनने की शुरुआत हुई। गुजरात में इनको धमकी मिलने लगी, इन्होंने मुंबई ट्रांसफर कराया, वहां पे 2007 या 8 में सजा मिल गई 11 लोगों को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, सब कुछ सही चल रहा था। 14 साल की सजा भी ये लोग काट चुके थे 11 लोग, एंड फिर इनको अभी बरी कर दिया गया 15 अगस्त 2022 को बाय द गुजरात गवर्नमेंट। कौन सा कानून का यूज करके मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही डिटेल में है। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और कभी भी देखो अपने लाइफ में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी कोई भी चीज ना बायस होके मत सुना करो, जब तक उसके जड़ पे मत चले जाओ। अब जड़ पे जाने का तरीका ये नहीं होता है कि आप कोई वीडियोस देख लो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है ना, हर न्यूज़पेपर किसी एक बायस को फॉलो कर रहा है, कोई किसको कर रहा है। प्रॉपर रिसर्च करो, फिर अपना ओपिनियन बनाओ। आप जिस विचारधारा से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता है, आपको फेयर पता चीजें होनी चाहिए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक।